हम साफ साफ बोल देत, हमार बेटा कोई सड़क छाप नहीं है, पढ़ा लिखा कमाऊ है। ऐसे लड़का 1000 में ना मिलेला, 10 लाख दहेज लगेगा तबे रिश्ता आगे बढ़ेगा। फुलवा को शादी के लिए देखने आए भसीन लाल ने लड़की के बाप मंगत को देखकर बोला। मंगत घबरा गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबू साहेब, हम गरीब आदमी बानी, बिटिया को पढ़ा लिखा के बड़ा कहीं नहीं, लेकिन दहेज के नाम पर बोली लगाई, ये हमसे ना हो पाई। लड़के की मां विमला तीखी आवाज में बोली, अरे तो फिर रिश्ता लेके काहे आयल रहनी, हमरा घर में बहू खाली संस्कार से ना सामान लेके आवे वाली चाहिए। मंगत ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बिटिया दे सकत, लेकिन दहेज में खुददारी ना दे सकी। अगर यही शर्त बा ताई रिश्ता यहीं खत्म समझे। भसीन हंसकर बोला, सोच लीजिएगा, ऐसा लड़का फिर ना मिली तो का, खैर जैसी तोहार मर्जी। चल चेतन, तोहार को लड़की लोगों का कमी नहीं है। इतना बोलकर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और वहां से अपनी पत्नी के साथ गुस्से से निकल गया। फुलवा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। तभी फुलवा का चाचा सरजू उसके बाप मंगत के पास आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने अपने भाई को देखकर बोला, चिंता ना करो भाई साहब, शादी तो हमारी फुलवा की इनके लड़के चेतन से ही होगी। सरकारी नौकर है वो, इतना अच्छा लड़का ना मिलेगा हमारी फुलवा के लिए। मंगत बोला, हमारे पास 10 लाख दहेज नहीं है देने के लिए, हम कैसे शादी करवा दें उसकी फुलवा से। ये बात बिल्कुल सच थी, जितना अच्छा लड़का उतना ज्यादा दहेज। यही तो सच था बिहार के बेगूसराय का। तभी सरजू फुलवा के पास आया और उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, तुझे चेतन पसंद है बिटिया? फुलवा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो वो हंसकर बोला, हाँ बस फिर चिंता मत कर, आज रात तू उसी की दुल्हन बनेगी। चेतन का परिवार पटना जाने के लिए निकल गया था। शाम होने लगी थी। वो लोग गाड़ी से जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। चेतन अपने माँ बाप के साथ कार में बैठा था। विमला थोड़ी चिंता करते हुए बोली, अजी आज मन कुछ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी घर पहुंच जाते तो अच्छा रहता। भसीन ड्राइव कर रहा था। उसने विमला को समझाते हुए कहा, बस थोड़ा रास्ता बचा है, ये जंगल वाला रास्ता पार होते ही गांव आ जाएगा। उसने कार आगे बढ़ा दी। वो तीनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक सड़क के बीचों बीच 5-6 आदमी आकर खड़े हो गए। सबके हाथों में तमंचे और लाठी डंडे थे। उन्हें देखकर वो तीनों बुरी तरह से घबरा गए और भसीन हड़बड़ाते हुए बोला, अरे ये क्या हो गया, ये लोग कौन है, कहां से आई? तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी तेज आवाज के साथ रुक गई। एक आदमी उनके पास आया और उन लोगों को तमंचा दिखाते हुए चीखा, किसी के हिले की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। विमला डरते हुए बोली, बाबू हम लोग को कुछ मत करो, हम गरीब लोग हैं। तभी 2 आदमी उन्हें पीछे का दरवाजा खोला। चेतन गुस्से में चिल्लाया, ये क्या जबरदस्ती है, तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ, सरकारी अफसर हूं मैं, इसीलिए तो तू चाहिए हमें। बबुआ अब चुप रहो, काहे कि यही में तुम्हारी भलाई है। ये बोलकर उसने चेतन के मुंह पर नशे वाला रुमाल रख दिया और तभी चेतन एकदम से बेहोश हो गया। विमला जोर से चिल्लाई, मेरे बेटे को छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। उन लोगों ने कुछ नहीं सुना और चेतन को जबरदस्ती बाहर खींच लिया। भसीन ने बेबस होकर कहा, चेतन, चेतन बेटा। चेतन बेहोश हो चुका था। उसके माँ बाप के सर पर बंदूक ताने 2 लोग खड़े थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। बाकी आदमी चेतन को दूसरी गाड़ी में डालकर जंगल की तरफ ले गए। उनके जाते ही बाकी दोनों लोग भी बाइक पर बैठे और वहां से निकल गए। भसीन और विमला पीछे से चिल्लाते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके होश उड़ गए और वो छटपटाते हुए जोर से चिल्लाया, ये मैं कहां हूं, कौन हो तुम लोग? तभी सरजू उसके पास आकर हंसते हुए बोला, अरे परेशान काहे होते हो बउआ, ब्याह खातिर लाए हैं तुमको यहाँ, अब ज्यादा चूत चपड़ ना करो, चुपचाप बैठे रहो। उका है ना, हम जरा गर्म दिमाग का आदमी हैं, अगर शोर मचाओगे तो इसी तमंचे का सारा पीतल तोहार भीतर उतार देंगे, समझे कि नहीं? चेतन घबरा कर बोला, देखो चाचा, हम तो खुद ही दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन हम शादी ना कर सकत, हम किसी और से प्रेम करत बानी। हम तो बहुत खुश थे कि हमारा रिश्ता टूट गया। ए चाचा, हमको जाने दो, हम हाथ जोड़ते हैं तुमरे आगे। चेतन के इतना कहते ही सरजू ने खींचकर उसके गाल के ऊपर चांटा चढ़ दिया और उसका मुंह पकड़कर धमकाते हुए बोला, ऐसन है बबुआ, तुम जो कुछ भी चाहते हो वो सब भूल जाओ। अब तुम याद रखोगे तो ई कि तुम्हारा शादी हमारी भतीजी फुलवा से हो रहा है, समझे कि नहीं? अरे ओ दीनू, हमारे बड़के भाई साहब को बोलो कि दूल्हा आ गया है बे, दुल्हन को लाने में काहे इतना देरी कर रहे हैं रे, जल्दी लाओ फुलवा को। चेतन फिर से छटपटाने लगा, लेकिन सरजू के आदमियों ने उसके सर पर बंदूक रखी हुई थी। थोड़ी देर में सज्जाद जाकर फुलवा को ले आया।
फुलवा की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वह भी जबरदस्ती की शादी से खुश नहीं थी। लेकिन चारों तरफ हाथ में हथियार लिए लोग खड़े थे, इसलिए वो दोनों चाहकर भी मना नहीं कर पाए और इस तरह जबरदस्ती दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद सरजू उन सारे गुंडों के पास गया जो जबरदस्ती चेतन को उठा कर लाए थे। अब उनके सामने नोटों का बंडल बढ़ाकर बोला, तुम्हारी टोली तो बड़ा लाजवाब है भाई। बहुत सुने थे हम तुम्हारे गिरोह के बारे में कि तुम सब पैसा लेकर दूल्हा उठाते हो। आज देख भी लिया, बहुत अच्छा काम किए हो। आगे जरूरत पड़ी तो फिर से तुम सबको बुलाएंगे। इतना बोलकर सरजू जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी जिद में 2 लोगों की जबरदस्ती शादी करवा दी थी और उन दोनों में से कोई भी खुश नहीं था। दोनों की ही आंखों में आंसू और परेशानी थी। इस बात से उन दोनों का दिल बहुत ज्यादा परेशान था कि वे इस अनचाही शादी को कैसे निभाएंगे और आगे क्या होगा। वहीं फुलवा भी इस डर से मरी जा रही थी कि अनचाही दुल्हन को उसके पति और ससुराल वाले अपनाएंगे या नहीं। अगर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया तो उसका क्या होगा? न वो मायके की रहेगी न ससुराल की। दोस्तों, यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक हकीकत है। बिहार के बेगूसराय में इस तरह की घटनाएं होती थी, जहां पढ़े लिखे और खासकर सरकारी नौकरी वाले लड़कों को बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया जाता और जबरदस्ती उनकी शादी करवा दी जाती। ऐसी ही एक जबरन शादी की हम आपको एक झलक दिखाते हैं, जिनकी शादी हुई उनके शब्दों में। पूनम की भी इसी तरह शादी हुई थी। वह उन दिनों को याद करते हुए बताती है, मैंने देखा है अपनी आंखों से पकड़ोआ विवाह को, झेला है उस दर्द और तकलीफ को। उस शादी की तकलीफ से सिर्फ लड़का नहीं गुजरता, बल्कि लड़की भी गुजरती है। हम 5 बहनें थीं, एक को छोड़कर बाकी सबकी शादी पकड़ोआ विवाह से हुई। ये बताते हुए 48 साल की पूनम के चेहरे पर अलग ही दर्द था और उनका दिमाग साल 1984 से 1991 के बीच घटी घटनाओं पर जा चिपका था। साल 1984 में वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, जब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले मनोज से उनकी शादी हुई। मनोज को पूनम के घर वालों और कुछ लठैत लोग बहला फुसला कर अपने साथ ले आए थे। पूरा एक दिन मनोज को कमरे में बंद रखा गया और दूसरे दिन रीति रिवाज के साथ उसकी शादी पूनम से करवा दी गई। मनोज के परिवार ने गुस्से में पूरे 7 साल तक पूनम को नहीं अपनाया, लेकिन बाद में जब अपनाया तो पूरे दिल से। बिहार के बेगूसराय की पूनम बताती हैं, ये सारी पिताजी की गलती थी। पकड़कर शादी करने पर उनकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, लेकिन अगर ये दूसरी शादी कर लेते तो? मेरी किस्मत अच्छी थी कि ससुराल अच्छा था। सास ने मुझे माँ का प्यार दिया और पति ने सम्मान और प्यार दोनों दिए। 3 बच्चों की माँ पूनम दिल्ली में रहती हैं, जहाँ उनके पति मनोज सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन बिहार में प्रचलित इस कुप्रथा की हमेशा ऐसी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। पकड़वा शादी वो है जिसमें लड़की के घर वाले अच्छे लड़कों को किडनैप करके जबरदस्ती अपनी लड़की की शादी उससे करवा देते हैं। 1980 के आसपास उत्तर बिहार में, खासकर बेगूसराय में पकड़वा विवाह के मामले खूब सामने आए। उस वक्त हर 7-8 गांवों में इसके लिए गिरोह चलते थे और शादी के सीजन में इनकी बहुत डिमांड रहती थी। जो लड़के इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे होते थे या जो नौकरी करते थे, उनके ऊपर खतरा ज्यादा होता था, इसलिए उनके घर वाले ऐसे लड़कों को घर से निकलने ही नहीं देते थे। इस जबरदस्ती होने वाली शादी का शिकार एक 17 साल का स्टूडेंट भी हुआ, जिसे किडनैप करके जबरदस्ती उसकी शादी एक 23 साल की लड़की से करवा दी गई। लड़के के घर वालों को जब इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई। लड़के वाले इन शादियों का असली कारण दहेज को बताते हैं। उनका कहना है, हमारी लड़कियों की शादी के लिए इतना ज्यादा दहेज मांगा जाता है जो हम नहीं दे सकते, तो क्या हम अपनी लड़की को सारी उम्र घर पर बैठा कर रखें? हमको यही रास्ता समझ आता है, सीधे रास्ते से ना सही तो जबरदस्ती ही सही। आखिर हमारी लड़की का घर तो बसता है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या यह रास्ता सही है? क्या दहेज जैसी कुप्रथा से निजात पाने के लिए पकड़वा विवाह जैसी दूसरी कुप्रथा को जन्म देना सही है? इसी कुप्रथा का शिकार हुई कमला कहती है, मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी है। उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अब मुझे हमेशा अपने ससुराल में दब कर रहना पड़ता है। मेरे मन में एक अपराध बोध है कि मेरी वजह से मेरे पति को जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। मैं उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाती। मन में डर रहता है कि कहीं वो नाराज होकर मुझे घर से न निकाल दें। और जो लड़के ऐसी शादियों का शिकार होते हैं, उनकी हालत तो और भी खराब होती है। इसी का एक उदाहरण है सहरसा के 27 साल के आलोक, जो बताते हैं कि 13 मई 2012 को उनके एक दोस्त ने पार्टी का लालच देकर उनका किडनैप कर लिया। फिर 10 लोग बंदूक लेकर आए और डरा धमकाकर उन्हें मंडप में बिठाया गया और उनकी शादी करवा दी गई। आलोक बताते हैं कि 3 साल तक उन्होंने इस जबरदस्ती शादी को नहीं माना, लेकिन जब उन्हें धमकियां मिली और उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया तो उन्हें अपनी से कम पढ़ी लिखी लड़की को पत्नी के रूप में अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
आज वह 2 बच्चों के पिता हैं, लेकिन आगे कहते हैं, भले ही मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन मन आज भी शादी के नाम से कटा कटा रहता है। शादी जहां सबके लिए एक सुहावना सपना होता है, मेरे लिए वह एक भयानक सच बन गई। सामाजिक दबाव के चलते इन शादियों को मान्यता मिल जाती है, लेकिन अब कई ऐसे केस सामने आ रहे हैं जो इन्हें मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा ही एक केस है विनोद का। उसकी शादी भी जबरदस्ती करवा दी गई थी, लेकिन उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। विनोद एक इंजीनियर है। उसने गुस्से में कहा, जबरन बहन से शादी करवा देंगे तो क्या उसे भी मैं अपनी बीवी मान लूं? और इन मामलों में पुलिस की मिलीभगत रहती है, कोई FIR नहीं होती, इसलिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ी हुई है। ये कुप्रथा काफी पहले से चली आ रही है। 1985 के दौर में धीरे धीरे पकड़ोआ विवाह पूरी तरह पैसे कमाने का एक जरिया बन चुका था। 5 से 10 हजार रुपए में लड़का उठाने का काम धड़ल्ले से होने लगा था। 1990 से 85 के दौरान वर उठाने वाले गिरोह के सरगनाओं ने अपने घर की लड़कियों की शादी अच्छे घरों के लड़कों से कराना शुरू कर दिया। बस इस वक्त से यह कुप्रथा धीरे धीरे खत्म होने लगी। आज चाहे बेगूसराय हो जहां से यह प्रथा शुरू हुई थी, या पटना, कटिहार, गया जैसे जिले, अब बिहार से पकड़ोआ विवाह लगभग खत्म हो चुका है। इसके केवल एकाध मामले ही सामने आते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब इस तरह के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। MLC संजय प्रसाद कहते हैं कि पकड़ोआ शादी के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें लड़कियों को प्रताड़ित किए जाने की बात सामने आई। अशिक्षा भी इसके पीछे एक कारण रहा है। अब लोगों की सोच बदल रही है। लोग गरीब घर में बेटी की शादी करने को तैयार हैं, लेकिन पकड़ोआ शादी करने को तैयार नहीं है। बेतिया के DSP संजय कुमार पांडे कहते हैं कि आज के दौर में ऐसे मामले यहाँ नहीं हैं। वर्षों पहले 1-2 मामले हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे मामले दशकों से सामने नहीं आए हैं। बेतिया के विधायक प्रकाश राय बताते हैं कि हमारे जिले में कोई ऐसा मामला नहीं है, पहले भी ऐसा नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी और यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपने कहीं इस तरह की शादी के बारे में पढ़ा या देखा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपनी राय भी दीजिए कि इस तरह की शादियां आपकी नजर में जायज हैं या नाजायज। हम दहेज प्रथा और बाकी सारी कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को भी पकड़कर जबरदस्ती उसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि यह अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खेलने के बराबर है। ऐसी शादियों में लड़कियों को उनके ससुराल में प्यार और इज्जत बहुत कम मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही अच्छी जानकारी और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।